Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself Bhumani Aharwal, Department Political Science. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति। आज हम भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत चीन संबंधों को समझेंगे। आज का ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये क्लास BA थर्ड ईयर और BA बीएड 5th सेम से इसको हमने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति यानी भारत चीन संबंध। तो आज की वीडियो में हम इन जो टॉपिक्स हैं इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके बाद भारत का चीन को समर्थन, इंडिया सपोर्ट टू चाइना, फिर पंचशील सिद्धांत। आखिर पंचशील सिद्धांत क्या है तो इनके बारे में जानेंगे हम। भारत चीन संबंधों में तनाव, आखिर भारत चीन संबंधों में तनाव की शुरुआत कहाँ से होती है और किन मुद्दों को लेकर के चूँकि ये तनाव होता है तो इसको भी हम जानेंगे। और भारत और चीन के बीच तिब्बत विवाद, आखिर तिब्बत के बीच जो भारत और चीन के बीच में तिब्बत के संबंध में जो विवाद बना हुआ है, जो मुद्दा है वो क्या है। इसके बाद भारत चीन युद्ध के परिणाम यानी रिजल्ट ऑफ इंडो चाइना वार, इसको जानेंगे। और भारत चीन संबंधों का नया दौर जो कि वर्तमान समय में चल रहा है, तो आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत चीन संबंध, इंडो चाइना रिलेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन दोनों ही तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में चूँकि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चाइना जो है वो भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और इसकी लगभग जो है 3488 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ इसकी लगी हुई है। इसलिए चूँकि भारत का पड़ोसी देश होने के नाते हमारे भारत की विदेश नीति में चीन का महत्वपूर्ण स्थान आता है। हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि जैसा कि चीन हमारा निकटतम पड़ोसी देश है तो हमारे चीन के साथ में जो संबंध है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, आखिर इनका इतिहास क्या है। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत और चीन संस्कृति एवं सभ्यता के केंद्र रहे हैं और इनकी सांस्कृतिक परंपराएं अति प्राचीन हैं और दोनों ही देशों ने अन्य देशों को शांति तथा संस्कृति का संदेश दिया है। प्राचीन काल में भारत के बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए चीन गए और चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग तथा भारत आए और भारत के सम्राट जैसे कि हमारे यहाँ हर्षवर्धन, कश्मीर के शासकों तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अनेक राजाओं ने चीन के सम्राटों के यहाँ अपने राजदूत भेजे और चीनी राजदूत भारत में भी रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि भारत के चीन के साथ में जो संबंध रहे हैं वो अत्यंत प्राचीन हैं और प्राचीन काल में भारत के चीन के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं। चूँकि भारत के जो कई चीनी यात्री हैं भारत आए हैं, सभी को पता है कि फाहियान चीनी यात्री भारत आया और उसने हमारे यहाँ पे से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की। ह्वेनसांग भी भारत आए और इत्सिंग नाम के जो चीनी यात्री थे वो भी भारत आए और उन्होंने यहाँ पे भारत का भ्रमण किया और यहाँ की जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार से भारत के और चाइना के जो संबंध हैं वो आसी नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का चीन को समर्थन, अर्थात भारत ने चीन का किस प्रकार से समर्थन किया है। तो अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और भारत यहाँ पे नए हैं जो कि भारत में लिख किया है। तो यहाँ पे भारत ने साम्यवादी सरकार को तुरंत मान्यता दे दी, जबकि पश्चिमी देश इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने चीन के मान्यता भी दी और चीन के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। और भारत के पहले राजदूत 1949 में KM पाणिक्कर, यहाँ पे जो है KM पाणिक्कर, यहाँ पे KM पाणिक्कर है। तो KM पाणिक्कर को
चीन में भारत सरकार ने पहला राजदूत बना करके भेजा और चीन के साथ संबंध स्थापित किए। इसके बाद भारत ने चीन को मान्यता देने के प्रश्न की वकालत संयुक्त राष्ट्र संघ में की। तो भारत के चीन के साथ में जो संबंध है, भारत की जो शुरुआत होती है चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की, तो भारत ने हमेशा प्रयास किया है कि चीन के साथ भारत के संबंध बेहतर रहें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही देश विकास के मार्ग में आगे बढ़ें। हाँ, इसके बाद भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत होता है, एक पंचशील चूंकि समझौता होता है। हाँ, पंचशील समझौता होता है। चूंकि भारत के राजनयिक संबंध जो हैं वो जैसे ही चीन अस्तित्व में आता है वैसे ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि संबंध आगे बढ़ते हैं और चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं और भारत के आने के बाद भारत का भ्रमण करते हैं और नेहरू जी के साथ में मिलकर के एक समझौता करते हैं जिसे पंचशील सिद्धांत या पंचशील प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो पंचशील सिद्धांत आखिर दोनों देशों के बीच में हुआ, भारत और चीन के बीच में। तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पंचशील सिद्धांत में कुछ शर्तें थी, वो ये थी कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, यानी चीन और भारत दोनों ही देश एक दूसरे की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, ना तो चीन भारत पर आक्रमण करेगा और ना ही भारत चीन पर आक्रमण करेगा। इस समझौते में इस शर्त पर भी एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब भारत और चीन दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद परस्पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आदर की भावना का विकास करेंगे, यानी भारत और चीन दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आदर की भावना का विकास करेंगे। 5वां पॉइंट है समानता का व्यवहार करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ में समानता का व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 शर्तें थी जो दोनों देशों के जो नेताओं ने एक दूसरे के सम्मुख रखी और पंचशील सिद्धांत पर सन 1954 में यहाँ पे डेट आप याद रखिए 28 सितंबर 1954 में दोनों ही देशों के बीच में पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर हुए। अब चूंकि शुरुआत में तो चीन के साथ में भारत के संबंध अच्छे थे, लेकिन हम वर्तमान समय को देखते हैं कि चीन के साथ में भारत के जो संबंध हैं, भारत के वो तनावपूर्ण स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो आखिर भारत और चीन के बीच में तनाव की शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है भारत और चीन के बीच तिब्बत विवाद। आखिर भारत और चीन के बीच में एक तिब्बत मुद्दा, जैसा कि हम आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे कि मैं यहीं पे इंडिया का मैप बना देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से हमारा ये जो एरिया है, इंडिया का मैप हम जो देखते हैं वो इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ हमारा उत्तराखंड यहाँ पे आता है, यहाँ पे नेपाल है और नेपाल के ये नेपाल है। इसके बाद ये सिक्किम है और यहाँ भूटान आता है। इसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ के जो यहाँ से लेकर के यहाँ का जो एरिया जो है ये तिब्बत कहलाता है, क्योंकि यहाँ नेपाल है और ये तिब्बत क्षेत्र कहलाता है। ये तिब्बत क्षेत्र जो था वो चूँकि इधर चाइना है, इधर चाइना और ये तिब्बत, ये भारत। तो ये जो एरिया तिब्बत है,
ये चाइना है। तो ये जो तिब्बत क्षेत्र था ये भारत और चीन के बीच में एक बफर क्षेत्र था। इन भारत की सीमाएं जो हैं वो तिब्बत के साथ में लगी हुई थी। ये एक स्वतंत्र क्षेत्र था, इस पर ना तो भारत का किसी प्रकार से कोई प्रभुत्व था और ना ही चीन का कोई प्रभुत्व था। तो क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है ये लगभग, ये तिब्बत क्षेत्र है ये लगभग 16,000 फीट ऊंचा है। यह चित्र दोनों राष्ट्रों के बीच में बफर क्षेत्र का ये कार्य करता है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था और भारत, ना तो भारत और ना ही चीन के नियंत्रण में था ये जो तिब्बत क्षेत्र था। इसके बाद चीन ने नेहरू जी को आश्वासन दिया कि तिब्बत जो है वो स्वायत्त क्षेत्र रहेगा, चीन इसके कामकाज में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं करेगा। तो नेहरू जी थे वो चीन की बात मान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि बाद में चीन तिब्बत पर धीरे धीरे अधिकार जमाने लगता है। चीन जो है वो तिब्बत पर धीरे धीरे अधिकार जमाने लगता है। 1958 में तिब्बत की जनता ने चीन के आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह किया। 1958 में फिर क्या होता है कि जो चीन की जनता होती है वो तिब्बत की जो जनता होती है वो चीन के आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करती है। और तिब्बत फिर क्या करती है कि जो चीन है वो अपनी सेना के माध्यम से या चीनी सेना इस विद्रोह को दबा देती है। तिब्बत के जो धार्मिक नेता दलाई लामा थे वो 1959 में भारत के राजनीतिक शरण लेते हैं, भारत में आ जाते हैं और भारत उनको शरण दे देता है तथा जो तिब्बती नागरिक भारत आए थे उन्हें भी भारत ने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बसाया। दलाई लामा को भारत में शरण देने के कारण चीन नाराज हो गया और भारत पर यह इल्जाम लगाया कि भारत चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो भारत चीन संबंधों के बीच जो विवाद की शुरुआत है वो यहाँ से हो जाती है। तो इस प्रकार से चीन है वो और भारत है जो कि चीन है वो भारत से नाराज हो जाता है कि तिब्बत जो है वो जो भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत क्षेत्र पड़ता था तो चीन उसे अपना आंतरिक मामला मानता था। क्योंकि पंचशील सिद्धांत जो 1954 में पंचशील सिद्धांत हुए थे तो उसमें चीन ने यही अर्थ निकाला था कि जो तिब्बत है वो चीन का आंतरिक मामला है और भारत के उसमें दखल नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत ने जो तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा को शरण दे देते हैं और वहाँ के जो शरणार्थी भारत आते हैं उनको भी शरण दे देते हैं। तो इससे चीन नाराज हो जाता है। फिर 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को नेफा, ये जो यहाँ पे जो नेहा लिखा हुआ है यहाँ पे नेफा है, नेफा क्षेत्र में हजारों मील दूर लद्दाख पर हमला किया। वर्तमान में चीन ने तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछा रखी है। हिमालय में काफ़ी ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया है और चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता रहता है। ये हम सब देखते भी हैं कि यहाँ तक कि चीन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया था। उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर सीमा क्षेत्र में भी जो है चीन हस्तक्षेप करता रहता है। हम देखते हैं कि आए दिन सीमा संबंधी कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं कि चीन की सेना ने इस क्षेत्र पे में चूँकि बॉर्डर पार करके भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया, या कहीं हम देखते हैं कि 2020 में जो चीनी सेना है और भारतीय सेना है तो गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में विवाद सबको पता है और सबकी नज़रों में भी है। तो आए दिन कोई ना कोई विवाद भारत और चीन के बीच में सीमा संबंधों को लेकर के होता रहता है। फिर चीन ने पाक को 1965 तथा 1971 के युद्ध में समर्थन भी किया, यहाँ तक कि परमाणु हथियार तथा मिसाइल तकनीक भी पाकिस्तान को भेजी। जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था और 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में चीन ने जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया और यहाँ तक कि जो अस्त्र शस्त्र हैं, मिसाइल हैं, वो भी चीन ने पाकिस्तान को भेजी।
अब जो 1962 का भारत चीन युद्ध था उसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं इसको हम देख लेते हैं। इस युद्ध के बाद भारत चीन युद्ध ने भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि जो 1962 का युद्ध था क्योंकि भारत हाल ही में स्वतंत्र हुआ था और भारत की जो सैन्य शक्ति थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि वो चीन का सामना कर पाती, और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत खराब हुई थी, यहाँ तक कि भारत को जो है वो एक कमज़ोर राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा था। और इस युद्ध में जो कि सोवियत संघ है आज, जो कि जैसे आज वर्तमान रूस जो है, तो इस युद्ध में सोवियत संघ भी तटस्थ बना रहा और उसने चीन को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसका कारण ये है कि जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कई वर्षों तक शीत युद्ध चला, और इस शीत युद्ध में भारत ने ना तो रूस का साथ दिया, रूस का सपोर्ट किया, और ना ही अमेरिका का सपोर्ट किया। क्योंकि रूस के साथ में भारत के संबंध अच्छे थे, तो रूस ये चाहता था कि भारत उसका सपोर्ट करे, लेकिन भारत चूँकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था और उसने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए उसने किसी भी गुट में शामिल ना होने का फैसला लिया। इस प्रकार से रूस ने भी, जो कि भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें रूस ने भी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई और वो तटस्थ बना रहा। प्रधानमंत्री नेहरू की छवि को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो उनकी छवि पर प्रभाव पड़ा और कुछ राजनीतिक दलों ने तो उनके त्यागपत्र की मांग भी कर दी थी। और भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन जो उस समय थे, उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया था, हालांकि वो पारित नहीं हो सका। इस घटना ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 1964 में दो पार्टों में विभाजित हो गई थी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी 1964 में वो दो भागों में विभाजित हो गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के आक्रमण के बाद भारत में उत्तर पूर्व के इलाकों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए कि हमारा पूरा इंडिया का मैप है, तो ये जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे चाइना है, जैसे कि इस टाइप से हमारा इंडिया का मैप है, तो ये उत्तर पूर्व एरिया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। हम जानते ही हैं कि मैप में ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये उत्तर पूर्व का ये जो एरिया था, तो यहाँ के हमारे ये जो क्षेत्र थे, यहाँ तो नेपाल है, सबको पता है, यहाँ पे ये सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे भूटान है, इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और इस इधर बिहार है, अपना यूपी इधर पड़ता है, इधर उत्तराखंड है, इधर चूँकि लद्दाख क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र ये है। तो ये जो उत्तर पूर्वी ये जो राज्य थे 1962 के पहले भारत सरकार का इन राज्यों पर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जब 1962 का युद्ध हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने इन क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा हेतु अपनी सैन्य शक्ति को सशक्त बनाने की ओर ध्यान दिया। युद्ध के पश्चात चीन ने भारत के साथ जो चीन के राजनयिक संबंध थे वो टूट गए। तो इस प्रकार से भारत चीन संबंध जो हैं वो उनकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है। हम देखते हैं कि 1949 के बाद से भारत चीन संबंध की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, लेकिन तिब्बत मुद्दे को लेकर के चीन भारत से नाराज हो जाता है और दोनों ही देशों के संबंधों में तनाव की स्थिति बन जाती है और वही तनाव की स्थिति 1962 में भारत चीन युद्ध का रूप ले लेती है। और जब 1962 का जो भारत चीन युद्ध हो जाता है तो उसके कई नकारात्मक जो परिणाम हैं वो भारत के सम्मुख आते हैं और भारत को इनका सामना करना पड़ता है। तो इसके बावजूद भी भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि भारत और चीन के बीच में संबंध हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि भारत जो है वो चीन का निकटतम पड़ोसी देश है और चीन का और भारत का
दोनों के बीच में जो हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो 1962 का जो भारत चीन युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद दोनों ही देशों के संबंध टूट जाते हैं, जो राजनयिक संबंध थे। इसके बाद कई वर्षों तक दोनों ही देशों के संबंधों में कोई विशेष सुधार नहीं होता। फिर इसकी शुरुआत जो है भारत चीन संबंधों का जो नया दौर है वो 1976 से शुरू होता है। 1976 में भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, वो चीन की यात्रा पर जाते हैं और 1981 से सीमा विवादों को दूर करने के लिए लगातार दोनों ही देशों के बीच में वार्ताओं का दौर जारी रहता है। इसके बाद हम वर्तमान स्थिति को देखें, 1981 के बाद फिर 1999 से द्विपक्षीय व्यापार जो है भारत का चीन के साथ में 30% की दर से बढ़ा है और इस समय दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर से अधिक ये व्यापार जो है पहुंच गया है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य आर्थिक संगठनों के मामले में दोनों देशों की नीतियां एक जैसी हैं और 2006 में चीन और भारत के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए नथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में पड़ता है, जो 44 वर्षों से बंद था, उसे व्यापार के लिए खोल दिया जाता है। अब ये जो नथुला दर्रा है वो व्यापार के लिए इसलिए खोल दिया जाता है क्योंकि चीन का और भारत के बीच में जो ये जो नथुला दर्रा था ये कई वर्षों से बंद था, क्योंकि जब चीनों के साथ युद्ध हुआ था 1962 का, उस समय इसको बंद कर दिया गया था। फिर दोनों ही देशों के बीच में ये जो व्यापारिक मार्ग था ये एकदम बहुत अच्छा था, ये सुगम मार्ग था। तो कोई भी चीज़ हमें किसी भी सामान का हमें चीन को निर्यात करना है या चीन से कोई सामान आयात करना है तो उसके लिए ये जो रास्ता था ये बहुत आसान था। इसलिए चीन, चूँकि भारत सरकार के द्वारा ये जो नथुला दर्रा है 44 वर्षों से जो बंद था उसको व्यापार के लिए खोल दिया जाता है। चीन और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास भी होता है 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। हैंड इन हैंड, यानी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में युद्ध अभ्यास भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2023 तक चीन का 5 बार दौरा किया और भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया और आज भी ये प्रयास लगातार जारी है। तो हम देखते हैं कि भारत चीन संबंधों का जो नया दौर है वो बदलाव की स्थिति में है। दोनों ही देशों के बीच में जो है संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा चूँकि जो सीमा संबंधी विवाद भारत और चीन के बीच में बने हुए थे, उन विवादों पर ध्यान ना दे करके भारत सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि इन विवादों पर ध्यान ना दे करके दोनों ही देशों के विकास के लिए बेहतर कदम उठाया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आता और कभी ना कभी हमारे जो कश्मीरी क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र पर चीनी सेनाएं आक्रमण कर देती हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके संबंध में सीमा संबंधी विवाद अक्सर होते रहते हैं। तो सीमा संबंधी समस्याएं हैं जो कि चीन के साथ में अक्सर हम देखते रहते हैं। तो दोनों देशों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।